हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन बाय चिप्स। आज का जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द शॉक। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि शॉक को दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द कॉज, ठीक है, और उसके अलावा दूसरा होता है डिपेंडिंग अपॉन द हीमोडायनामिक चेंजेस। अब काज की बेस पे उसको जो क्लासीफाई करना है ना, वो हमारे पास आता है नंबर 1 कार्डियोजेनिक शॉक, नंबर 2 हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। सो कौन से हो गए? नंबर 1 कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब जो कार्डियोजेनिक शॉक है उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली पंपिंग फेलियर हो जाता है। जो हार्ट है वो पंप नहीं करता, जब वो हार्ट पंप नहीं करेगा तो ब्लड आगे नहीं जाएगा। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम हो जाता है, जिसमें ब्लड कह लो, फ्लूइड कह लो, ब्लड कम हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली वो 4-5-6 लीटर ब्लड होता है एक पर्सन के अंदर, तो वो अगर कम हो जाए तो पर्सन शॉक में चले जाएगा, उसे कहेंगे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर फर्दर 3 टाइप्स हैं, एनाफिलेक्टिक, न्यूरोजेनिक और सेप्टिक। कैसे याद रखेंगे? ANS, एनाफिलेक्टिक, न्यूरोजेनिक और सेप्टिक शॉक। अब जो एनाफिलेक्टिक होता है वो होता है IgE मेडिएटेड। IgE मेडिएटेड का पता क्या होता है? IgE मेडिएटेड होता है यानी ये जो एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह होते हैं, तो उनमें जो होता है ना, वो ये वाला शॉक होता है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, वो जो सब केमिकल्स या सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं वो सिस्टमिक वैसोडाइलेशन काज करवाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूरोजेनिक, ठीक है, और फिर थर्ड वाला सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक के अंदर क्या होता है? पेरिफेरल वैसोडाइलेशन। अब ये मैंने 2 लिखे हैं, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो एनाफिलेक्टिक है उसमें सिस्टमिक वैसोडाइलेशन होती है और सेप्टिक में पेरिफेरल वैसोडाइलेशन होती है। ठीक हो गया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें, यू आर अ जज नाउ। आप लोग ख़ुद को एज अ जज कंसिडर करें और देखें कि ये ज़्यादती है अंकल चिप्स के साथ कि आप जो उनसे ना वो उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस को शेयर नहीं करते। तो यू आर अ जस्टिस ऑफ पीस। आप लोगों ने क्या करना है? जस्टिस करें और अंकल चिप्स को जो उनसे इंसाफ दिलाएं, उनको जो उनसे उनके सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बोले सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोज़ को। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द हीमोडायनामिक चेंजेस। अब हीमोडायनामिक चेंजेस में 2 तरह की क्लासिफिकेशन आती है, हाइपोडायनामिक और हाइपरडायनामिक। हाइपो मतलब कम, क्या चीज़ कम हो? कार्डिक आउटपुट कम हो। कार्डिक आउटपुट कम होगी। कार्डिक आउटपुट क्यों कम है? क्योंकि वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गई हुई है, वेसल्स के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ब्लड आगे जा नहीं पा रहा, तो कार्डिक आउटपुट कम है। और इसमें आपने रखना है कोल्ड स्किन हो जाती है, ठीक हो गया। जब ब्लड जाएगा ही नहीं तो कोल्ड हो जाएगी ना। तो दूसरा होता है हाइपर डायनामिक। हाइपर डायनामिक में क्या होता है? कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती है। जब कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी, क्यों बढ़ी है? क्योंकि वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो गई है। अब अगर आप रास्ते से जो ऑब्स्टेकल्स हैं ये हटा देंगे तो ब्लड जो है हार्ट से ज़्यादा पंप होकर आगे जाएगा। अब इसमें क्या होगी? स्किन वार्म होगी। तो ये 2 डिफरेंस आपने याद रखने हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ शॉक। शॉक की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ क्रिटिकल कंडीशन in which there is a sudden drop in the blood flow throughout the body that will cause hypoxia। मतलब अचानक से हमारी बॉडी से कुछ लॉस होता है। जब ब्लड जब कम होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज शॉक। So that was all about the shock classification. If you have any queries, you can ask in the comment section. Thank you for watching. Allah Hafiz.